क्या इस देश में स्वर्ण समाज में जन्म लेना एक श्राप बन गया है? क्या इस देश में दोष गुनाह नहीं बल्कि जाति के आधार पर तय किया जाएगा? क्या इस देश के सारे स्वर्ण नेता का खून पानी हो चुका है? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी अभी आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव का बयान आया है कि इन्हें इसलिए फंसाया जाना चाहिए क्योंकि ये हजारों वर्षों से हमारे हक खा के बैठे हैं। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि देश में लगभग 100 एमपी स्वर्ण समाज है, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि जब हमारा हक खाया जा रहा था, हक अधिकारों का हनन हो रहा था, तब तुम कहां थे? नमस्कार करता हूं साथियों, मैं आपका दोस्त नीतीश। आज ना यूजीसी 2026 का जो नया रूल लागू हुआ है उसका मैं कॉपी निकाल कर लाया। इसमें पूरी तरह से स्पष्ट है। मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा कौन कौन सा एरिया है जहां पे हमें डाउट होता है कि हमें पूरी तरह से फंसाया जाए। दो नंबर पॉइंट में है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन अथवा इनमें से किसी के सदस्य के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्यपूर्ण समता एवं समावेशन का समर्थन। इस पॉइंट में यह स्पष्ट है कि धर्म हो, जाति में एसी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, महिला यानी सब, अगर स्वर्ण समाज को केवल छोड़ दिया जाए, बाकी सारे लोगों को टिप्पणी किया जाता है। बाकी और स्वर्ण समाज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किया जाता। इसी में 3 का अगला पॉइंट में दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति आप पे टिप्पणी करता है तो उसका अर्थ डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, लिखा है कि चाहे वो स्पष्ट हो या अंतर्निहित, अर्थ वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, अगर वो शिकायत करता है तो उसका अर्थ इनडायरेक्टली भी निकलता है तो आप फंस जाएंगे। अगला पॉइंट ये है कि कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान भेदभाव के किसी रूप की अनुमति नहीं देगा या उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। यूनिवर्सिटी को लेकर ये पॉइंट दे रखा है कि अगर आप भेदभाव का शिकायत आता है, अगर आप उसको नजरअंदाज किए तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। अगला पॉइंट यह है कि अगर जो भी कमेटी बनेगी उसमें पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। उस कमेटी जो जांच का निपटारा करेगी, उस कमेटी में भी जनरल का कोई दूर दूर तक आता पता नहीं, इसमें भी यही सारे लोग बैठेंगे। अगला पॉइंट ये है और सबसे खतरनाक पॉइंट यही है कि यदि सूचना देने वाला व्यक्ति अनुरोध करता है तो भेदभाव की सूचना देने वाले हितधारक की पहचान गोपनीय रखी जाए। मतलब कि आपके खिलाफ शिकायत कौन कर दिया आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके खिलाफ शिकायत कौन किया है, आखिर आपका जुर्म क्या था, कौन शिकायत करे। अगला पॉइंट में यह है कि हर 6 महीना पे कॉलेज में एक बैठक होगा और वहां पे आपको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेन आता है तो आप उसको बताओ, कंप्लेन जाहिर करो, आप पे उस कंप्लेन पे एक्शन होगा और आपका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। अगला पॉइंट है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी भेदभाव की घटना की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पे लिखित रूप में या समान अवसर केंद्र के समन्वयक को ईमेल भेजकर दे सकता है। पीड़ित व्यक्ति की पहचान अनुरोध किए जाने पे गोपनीय रखा जाए। ये 3 जगह केवल ये बात लिखा गया है कि पीड़ित व्यक्ति, जो व्यक्ति शिकायत करता है, उसका पहचान गोपनीय रखा जाए। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी शिकायत 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी शिकायत कर सकते हैं, आपका पहचान कोई नहीं बताएगा। अगला पॉइंट यह है कि समता समिति
तत्पश्चात 15 कार्य दिवस के भीतर अपना प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत करेगी। समता समिति का प्रतिवेदन की एक प्रति पीड़ित व्यक्ति को भेजी जाएगी। मिनिमम 15 दिन के अंदर एक्शन लिया जाएगा और उस एक्शन के दौरान कि हमने क्या एक्शन लिया, वो व्यक्ति जो कंप्लेन किया है उसका एक कॉपी भेजा जाएगा। समता समिति का प्रतिवेदन से असंतुष्ट व्यक्ति उस प्रतिवेदन को प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। लोकपाल की अपील की सुनवाई सुविधाजनक बनाने के लिए एक मिस नियुक्त कर सकता है। लोकपाल द्वारा नियुक्त एक मित्र क्यूरी को उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा उचित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। लोकपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधिनियम 2023 जैसे समय पर संशोधित के अनुसार 30 दिनों के भीतर, कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपके यूनिवर्सिटी मान लीजिए एक्शन ले लेता है, जो भी एक्शन लेता है उस एक्शन से, या फर्स्ट कमेटी जो एक्शन लेती है उस एक्शन से वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, तो वो लोकपाल के समक्ष शिकायत कर सकता है। और वहां पे जो पैसा लगेगा, शिकायत करने के दौरान जो पैसा लगेगा वो यूनिवर्सिटी पेड करेगी, उस लड़के का कुछ नहीं लगना जाता। तो यदि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा संस्थान या विनिमय के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है तो आयोग अनुपालन ना करने की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करेगा, या आयोग द्वारा गठित जांच समिति द्वारा अनुपालन न करना सिद्ध हो जाता है, उच्च शिक्षा संस्थान पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जाएगा, उपाधि डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित किया जाएगा, मुक्त एवं दूरस्थ और ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने से वंचित किया जाएगा, उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से हटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यूजीसी अन्य उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है, जो कि प्रत्येक मामले की प्रकृति के अनुसार। कुल मिलाकर बात ये है, अगर ऊपर यूनिवर्सिटी को ऊपर कंप्लेन हुआ, अगर ये पता चला कि यूनिवर्सिटी के ऊपर दोष साबित हो जाता है, यूनिवर्सिटी को भी ह्यूमिलिएट किया जाएगा। वहाँ का जो यूनिवर्सिटी का हेड प्रधानाचार्य है उनको जेल भी भेजा जा सकता है, उनकी मान्यता रद्द हो जाएगा, उन यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो जाएगा, मतलब हर तरह से खत्म कर दिया जाएगा। बात ये है, कहीं भी नहीं लिखा कि वो व्यक्ति जो कंप्लेन करता है, अगर कंप्लेन झूठा पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन। रही बात सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने जिस आंकड़ा को देखते हुए या समर्थन करने वाले लोग जो आंकड़ा देखकर बोल रहे हैं कि पिछड़े जाति के खिलाफ आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो मैं एक नया रिपोर्ट लेकर आया। 2019-20 में टोटल 173 मामले आए, मतलब जो जातिगत टिप्पणी के कंप्लेन हुआ। 2021 में 182, 21-22 में 186, 22-23 में 241 और 23-24 में 378। अगर हम 23-24 की बात करें तो 4.5 करोड़ छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर उसका परसेंटेज निकालते हैं तो 0.0008 होता है, यानी कि लगभग 1,19,000 छात्रों में से कोई एक छात्र कंप्लेन देता है, आप उसके खिलाफ बिहेव पे इतना बड़ा कानून बना देते हो। धन्यवाद।